हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे मार्क्सवाद के बारे में। हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, उसको जाना जाता है मार्क्सवाद के रूप में। मार्क्सवाद के रूप में जो है जाना जाता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में अपने जो सिद्धांत दिए हैं वो उन्होंने हीगल से लिए हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार था। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने लिया है हीगल से, और भौतिकवाद का जो विचार है वो फ्यूरबाख से जो लिया है। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व और भौतिकवाद के मिश्रण से जो हुआ है। द्वंद्वात्मक पद्धति में मार्क्स जो है हीगल से जो सहमत है। उन्होंने जो समाज में तीन स्टेज बताई है कि समाज में वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, देन क्या होता है, संवाद होता है। वाद प्रतिवाद जो सत्य है ना, और उसमें उसे जो स्वयं में समाहित करता है और वह हमें जो यथार्थता के अधिक निकट लेके जाता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को कुछ इस तरह जो समझाया है कि पूंजीवाद, या हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति की अवस्था जो वाद है। पूंजीवाद में क्या होता है, अवस्था रहती है, असंगति रहती है। समाज जिससे जो दो वर्गों में बढ़ जाता है, शक्तिशाली और सर्वहारा वर्ग में बढ़ जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, इस असंगति या दोष के कारण समाज में निरंतर संघर्ष होता रहता है। फिर बाद में श्रमिकों का अधिनायक तत्व स्थापित होता है और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में डायलैक्टिकल मैटेरियलिज्म के आधार पर मार्क्स इस मत का प्रतिपादन करता है कि विश्व अपने स्वभाव से पदार्थवादी है। कल हमने एग्जाम्पल लिया था गेहूं की बाली का, कि गेहूं की बाली को जब भूमि में डाला जाता है तो वो भूमि के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, वो अंकुरित होता है, फिर वापस है ना वो एक पौधे का रूप लेता है और उससे गेहूं का दाना निकलता है। तो वो क्या होता है, संवाद होता है। आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग विकास होता रहता है, और यह विकास किसके माध्यम से होता है, द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होता है। विचारों में संघर्ष के आधार पर, संघर्ष के माध्यम से विकास होता है। तो मार्क्स कहता है कि विश्व अपने स्वभाव से ही पदार्थवादी है, अतः विश्व के विभिन्न रूप गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से होता है। भौतिक विकास प्राथमिक महत्व का है और आत्मिक विकास द्वितीय महत्व का है। वास्तव में आत्मिक विकास भौतिक विकास का प्रतिबिंब मात्र है। इसी आधार पर मार्क्स कहता है कि मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है, वरन उनका सामाजिक स्तर वो उनकी थिंकिंग को, उनकी चेतना को, उनके कंसर्न को निर्धारित करता है। मार्क्स ने यह भी कहा था कि हीगल के लिए, कि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उससे मेरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बिल्कुल अलग है। हीगल का द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल खड़ा है और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया है, पैरों के बल खड़ा किया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं भी है। जे स्टालिन ने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है। मार्क्सिज्म जे स्टार्टलिन ने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विवेचना की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताया गया है कि विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र है। मार्क्स ने पूरे विश्व को एक पदार्थ की तरह बताया है। वस्तुओं का ढेर है, संग्रह मात्र नहीं, वरन क्या है, समग्र इकाई है। विश्व समस्त वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं, समग्र इकाई है, जिसमें समस्त वस्तुएं समस्त वस्तुएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित है और निर्भर है। इसलिए हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर है, गतिशील है।
प्रकृति अस्थिर व गतिशील है। प्रकृति जो है वह अस्थिर और गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर जो है वह सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न होती है, विकसित होती है, और पुरानी चीज़ें जो है वह नष्ट हो जाती है। हमारे द्वारा विश्व है प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता की दृष्टि में रखना होगा। इसलिए हमें जो है वह प्रकृति की गतिशीलता को समझना आवश्यक होगा, क्योंकि परिवर्तनशीलता जो है वह समाज के अंदर जो है विद्यमान है, और सामाजिक विकास जो है वो उन्हीं के अनुरूप जो है होता है, और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ही चलती है। द्वंद्वात्मकता के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती है, वरन उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है वस्तुओं के अंदर, जिनके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण छोड़कर जो है वह नवीन गुण धारण कर लेती है। मार्क्स ने ये भी बताया है कि गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। मार्क्स ने बताया है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर अचानक होते हैं, शीघ्रता से होते हैं। शीघ्रता के साथ होते हैं। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स ने हीगल की विचारधारा के आधार पर ही दिया है। वस्तुओं में अंतर विरोध पाया जाता है, और वस्तुओं में निहित परस्पर विरोधी तत्वों के कारण ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कि पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी का यूज़ करते थे, रेडियो का यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे हमने स्मार्ट टीवी, एलईडी और अब स्मार्ट टीवी का हम यूज़ करने लगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। मार्क्स जो है वह मार्क्स के भौतिकवाद के अनुसार जो है प्राकृतिक जगत की जो सारी जो वस्तुएं हैं वो पदार्थ है, और प्राकृतिक जगत की जो है वह प्राकृतिक जगत आर्थिक तत्वों के आधार पर जो है वह व्याख्या करता है। मार्क्स पदार्थ को जो है वह समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। मार्क्स ने बताया है कि जो निरंतर होने वाले परिवर्तन है वो प्रारंभ में परिणात्मक होते हैं। जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो एकाएक गुणात्मक परिवर्तन जो है वो होने लगते हैं। एग्जाम्पल लिया था मार्क्स ने कि है ना, गेहूं का बीज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब गेहूं का बीज भूमि में बोया जाता है तो वो जो स्टेज होती है वो क्या होता है, वाद होता है। धीरे धीरे उसका जो अंकुरण होता है वो प्रतिवाद बनता है, और धीरे धीरे गेहूं के पौधे का बड़ा होना, उसकी बाली का पकना, ये क्या है, संवाद है। ये जो है वह संवाद है। तो गेहूं के एक दाने का बाली के माध्यम से बहुत से दानों में परिवर्तन होना उनके मात्रात्मक जो है वह परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। बीज के रूप में जो है वह गेहूं का बोया जाना, उसका अंकुरण होना, पौधा बनना तथा बाली पकना और एक से अधिक दानों का जो है वह निकलना, ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का जो है वह है ना, ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण नहीं वरन ये मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का भी एक अच्छा उदाहरण है। ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का ही उदाहरण नहीं है, बल्कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का भी गेहूं के दाने का एक अच्छा उदाहरण है। क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है। परिणात्मक परिवर्तन के गुणात्मक परिवर्तन में अभिव्यक्त होने की प्रक्रिया को एक क्रांतिकारी प्रक्रिया माना है, जो एक छलांग के रूप में होती है, अर्थात वह एक मौलिक परिवर्तन की निशानी है। मार्क्स ने कहा है कि है ना, सकारात्मक और नकारात्मक संघर्ष जो है चलते हैं। हर वस्तु में उनके विरोधी तत्व विद्यमान होते हैं जो समय पाकर अभिव्यक्त होते हैं। उनमें होने वाले संघर्ष से वह वस्तु नष्ट हो जाती है और एक नई वस्तु जो है वह स्थान लेती है, जो पहले वाली वस्तु से अधिक विकसित होती है, और ये विकास की निरंतरता का क्रम जो है वह चलता रहता है। और मार्क्स के अनुसार इस प्रकार कार्य करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति विश्व और मानव सभ्यता के विकास को समझने में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का या प्रदर्शन सूत्र का या यंत्र का कार्य करती है।
इस प्रकार मार्क्स ने अपने जो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के आधार पर यह प्रतिपादन करता है कि विश्व स्वभाव से ही क्या है, पदार्थवादी है। विश्व जो है वह स्वभाव से ही पदार्थवादी है और विश्व के विभिन्न रूप गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह विकास जो है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही होता है। क्लियर। अब मार्क्स के जो है ना, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की गई है कि भौतिक तत्व जो है वह निर्णायक तत्व नहीं है। भौतिक तत्व निर्णायक तत्व नहीं है। विश्व का चरित्र जो है वह भौतिक है, उसकी वस्तुएं या घटनाएं जो है वह एक दूसरे से संबंधित है। अतः उसके महत्व को निरपेक्षता के आधार पर नहीं बल्कि है ना सापेक्षता के आधार पर ही जो है वह समझा जा सकता है। प्रकृति के जो है वह सभी पदार्थों में जो है वह आंगिक एकता पाई जाती है। मार्क्स के अनुसार विश्व सभ्यता के विकास में मार्क्स भौतिकवादी तत्व अर्थात पदार्थ को निर्णायक तत्व जो है वह मानता है। मार्क्स के प्रतिपादित करता है कि मानवीय चेतना उसी का परिणाम है। मानवीय चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह उचित नहीं है। मनुष्य जो है वह स्वयं एक है ना भौतिक प्राणी ही जो है वह नहीं बल्कि वो एक विवेकशील प्राणी भी है, वो एक सामाजिक जो है वह प्राणी भी है। मनुष्य पशु की तरह नहीं बल्कि मनुष्य मनुष्य की तरह जीना चाहता है। यह तभी संभव होता है जबकि वह भौतिकवाद को एक साधन और आत्मिक उत्थान को अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर चले, उसकी उपलब्धि है तो प्रयत्नशील रहे। भौतिकवाद मनुष्य और पशु में कोई अंतर जो है वह नहीं करता है, जो कि एक अनुचित जो है वह धारणा है। पेट भरकर खाने पीने के बाद भी पशुओं में एक आत्मिक चेतना उत्पन्न नहीं होती है जो मनुष्य में होती है। यह चेतन तत्व ही है ना उसे पशु जगत से पृथक कर एक मनुष्य होने का अनुभव करवाता है, लेकिन मार्क्स इस बात का अनुभव जो है वह नहीं कर सका है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मार्क्स जो है द्वंद्ववाद के माध्यम से है ना द्वंद्ववाद के माध्यम से जो है वह मानव जीवन का लक्ष्य जो है वह घोषित कर चुका है। वो कहता है कि बस जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह द्वंद्व के माध्यम से ही कर सकता है। मनुष्य की मनुष्य होने के नाते जो आत्म संतुष्टि होती है भौतिक उत्थान से नहीं वरन उसके जो है वह माध्यम से आत्मिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करके ही जो है वह संभव होती है। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया है उसमें एक समय में वाद प्रतिवाद और संवाद का पता लगाना जो है वह संभव नहीं है। मनुष्य समाज का विकास एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का प्रतीक है। विभिन्न तत्व क्रियाएं इस तरह आपस में घुली मिली होती है कि उनका वाद प्रतिवाद और संवाद में विभाजित करना कठिन ही नहीं बल्कि लगभग असंभव हो जाता है। विरोध और विरोध में निहित अंतर विरोध सामाजिक विकास को इतना जटिल बना देते हैं कि साधारण मनुष्य के लिए तो क्या बल्कि बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भी उस दिशा को है ना ठीक प्रकार से समझ पाना जो है वह सही नहीं होता है। अपने आचरण को निर्धारित करना एक कठिन कार्य ही नहीं बल्कि असंभव सा कार्य है। दरअसल ये क्रियाएं अलग अलग चरणों में सक्रिय होने के बजाय है ना संभव रूप से जो है वह चलती है, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण जो है वह करती रहती है। वाद प्रतिवाद और प्रतिवाद वाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में संवाद का पता लगाना एक उलझन भरा और भ्रमित करने वाला जो है वह कार्य होता है। इवन मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति बताई है वो एक दोषपूर्ण है, वो एक अविरल धारा है जिसमें न कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है न कोई क्रांति होते हुए भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं हैं। मार्क्स ने जो भी सामाजिक अवस्थाएं जो है वह बताई है वह किसी निर्दिष्ट समय पर अचानक जो है वह नहीं आई है। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों का जो है वह अंतर होता है, सैकड़ों वर्षों के पश्चात जो है वह दूसरी अवस्था आती है। लेकिन मार्क्स ने जो वाद प्रतिवाद और संवाद की जो दशाएं बताई है वो केवल एक कल्पना मात्र है। आदर्श के उपलब्ध होने पर भी नियम निष्क्रिय जो है वह नहीं होगा। मार्क्स ने वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना पर तुलनात्मक नियम का निष्क्रिय होने का मत प्रतिपादन किया है। ऐसा संभव नहीं होगा। पदार्थ को मार्क्स गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति का बताता है। उसमें निहित जो है वह अंतर विरोध उसे निरंतर आदर्श स्थिति में जो है वह नहीं बने रहने देगा। यह नियम एक निरंतर जो है वह सक्रिय रहने वाला नियम है और आदर्श को यह धीरे धीरे जो है वह है ना पतनशील बनाकर गुणात्मक परिवर्तन के कारण आदर्श की स्थिति में ले जाएगा। और आदर्श और अनादर्श का जो संघर्ष विश्व इतिहास का एक सनातन तथ्य है। मनुष्य की जो गतिशीलता है
गतिशीलता, सक्रियता, मूर्ति निर्माण, वो मूर्ति निर्माण का कार्य भी उसने किया है और मूर्ति भंजक दोनों का कार्य उसने किया है। और पुरानी मूर्तियों से असंतुष्ट होकर वह विध्वंस भी करता है, उसके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित करता है, जो उसे एक जैव समय उसे आदर्श लगता है, वही समय जो है वह बीत जाने पर उसे अनादर्श जो है वह लगने लगता है। इस प्रकार मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिक पद्धति में इतिहास का जो है वह क्रम सदैव उन्नति की ओर जो है वह रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास में जो है वह केवल उत्थान ही नहीं, पतन भी होता है, लेकिन मार्क्स ने जो है वह इतिहास के उत्थान का वर्णन कहीं किया ही नहीं है। मनुष्य अपने सृजन से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, वह नित्य नए प्रयोग जो है वह करता रहता है, और यह एक तरह का से उसके स्वभाव का गुण है। अतः न पदार्थ न उसे निर्मित मनुष्य कभी आदर्श स्थिति पाकर शांत बैठेगा, और कभी भी आदर्श स्थिति जो है वह पाकर वो शांत नहीं बैठेगा, और न वह स्थिति अनवरत बनी रहेगी, निरंतर उसमें जो है वह संघर्ष जो है वह चलता ही रहेगा। द्वंद्वात्मक पद्धति की आलोचना करने वाले विचारकों ने यह भी कहा है कि द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम इस बात को लेकर जो है चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है, और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। यदि हम मार्क्स के विचार को स्वीकार कर लेते हैं तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की जैव कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, क्योंकि मार्क्स ने हमें एक भाग्यवाद से निकलकर दूसरे भाग्यवाद का रास्ता बताया है। क्लियर बच्चों? थैंक यू।